हाय डियर ऑल। सो आर्बिट्रेशन के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है। और आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के अंदर जो भी जजमेंट्स दिए जाते हैं ना, उनको आर्बिट्रल अवार्ड्स कहते हैं। उनको जजमेंट नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं? आर्बिट्रल अवार्ड्स। अब देखिए, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट जो है, इफ़ यू सी ANC कंसिलिएशन एक्ट जो है, ये एक स्पेशल लॉ है। ठीक है, ये स्पेशल लॉ है जिसका सोल पर्पस क्या है? फास्ट ट्रैक करता है, फास्ट ट्रैक करता है कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स को। क्या करता है? फास्ट ट्रैक करता है कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स को। यानी कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स जो भी अराइज हो रहे हैं, वो सीधे सीधे हर समय कोर्ट ना जाए, ये कोशिश रहती है। ठीक है, तो इसलिए आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट को 1996 में बना दिया गया था। अच्छा, फास्ट ट्रैक क्यों करना है कॉमर्शियल मैटर्स को? क्योंकि इससे बिजनेस जो है वो इफेक्ट होता है। इससे बिजनेस जो है इफेक्ट होता है, बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं। तो और कोर्ट जो है ओवर बर्डनड होती है। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट बनाया गया। अब आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट का जब आपको पर्पस पता चल गया कि इसको कोर्ट को अनबर्डन करने के लिए, चीज़ों को फास्ट ट्रैक करने के लिए किया गया है, तो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट के दायरे के अंदर जो भी जजमेंट दिया जाता है, जिसको कि हम अवार्ड्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? अवार्ड्स कहते हैं। अगर ये फाइनल नहीं होंगे, अगर इनको फाइनल नहीं कंसीडर किया जाएगा और इनके अगेंस्ट अपील पे अपील डाली जाएगी, तो फिर आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट को बनाने का अपने आप में कोई पर्पस नहीं नज़र आएगा। इजंट इट? ये समझ में आता है? तो इसीलिए आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट के अंदर जो आर्बिट्रल अवार्ड्स होते हैं, वो फाइनल एंड बाइंडिंग होते हैं। फाइनल एंड बाइंडिंग होते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन करने वाला आर्बिट्रेटर कभी कभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो ना करे, एविडेंस सही से कलेक्ट ना करे, रिलायंस उसका सही फैक्ट्स पे ना हो, या बायस्ड है, ठीक है, या सामने वाली पक्ष को उसने सुना ना हो, तो ऐसे केस में आर्बिट्रेटर गलती कर सकता है। तो दोनों पार्टीज़ के पास ये पॉइंट होना चाहिए कि कुछ देयर मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट ग्राउंड्स ऑन विच दे कैन चैलेंज द अवार्ड। If the court finds that the grounds mentioned by one of the parties who is challenging the award are valid and within the scope of Arbitration and Conciliation Act, then the court may do what? Then the court may provide the remedy. And in the remedy, what the court can do when it is looking at an arbitral award, right? The arbitral award has been challenged before a court. Now, please understand this, that when we say that arbitration has to be conducted between two parties, okay, where the arbitration shall be done, where the arbitration will be done. So when arbitration has to be done between two parties, arbitration can be done even in their office. arbitration ऐसे कोर्ट में आके दोनों पक्ष बैठेंगे, बातचीत करेंगे, फिर जज बुलाएगा, सवाल देंगे, इट्स नॉट थिंग लाइक दैट। एक आर्बिट्रेटर एक एक्सपर्ट पर्सन हो सकता है जो दोनों पक्ष जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं वो डिसाइड कर ले, दैट हु इज़ गोइंग टू बी द आर्बिट्रेटर, हु इज़ गोइंग टू डिसाइड द मैटर। एंड जब भी इशू अराइज होगा तो उस पर्सन को कॉल करके अपने दफ्तर बुला लेंगे और उसके सामने बैठ के अपनी बात को रखेंगे। जो आर्बिट्रेटर होता है उसके पास वही पावर्स होती हैं जो एक कोर्ट के पास होती हैं, व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिंग डॉक्यूमेंट्स, समनिंग, कॉलिंग पर्सन एंड एवरीथिंग। मतलब सिविल कोर्ट के अगर उसके पास ये सारी पावर नहीं रहेगी, अगर वो मान लो सामने वाली पार्टी को ये नहीं बोल सकता कि तुम मुझे दो डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी ला के दो, तो वो जजमेंट कैसे देगा या वो ऑर्डर कैसे पास करेगा? तो आर्बिट्रेटर एक तरीके से कोर्ट नहीं होता है, पर कोर्ट के जैसा ही काम करता है। लेकिन हमारा जो विधिक सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, वो फॉर्मल है, उसमें कोर्ट्स हैं। तो उन कोर्ट को एक अथॉरिटी की तरह बनाया गया है इनके जजमेंट्स को चेंज करने के लिए, इनके जजमेंट्स को दरकिनार करने के लिए, किनारे करने के लिए। अगर वो प्रोसेस ऑफ लॉ को अब्यूज़ करते हैं, डिफीट करते हैं, या सब्सटैंटिव रेमेडीज़ के खिलाफ होते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ होते हैं, तो ये सारे ग्राउंड्स जो हैं हो सकते हैं, राइट। ये पूरा जो स्कोप है ये सेक्शन 34 और 37 का है जो हम आपके सामने दिखने वाले हैं, जहाँ पे जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इन्होंने क्या किया है? ऑर्डर दिया है। ठीक है, अब देखिए, वाइल डिसाइडिंग ऑन अ प्ली whether there is a scope of interference with arbitral award under section 34 and 37 of the Arbitration Conciliation Act 1996, Supreme Court has reiterated the settled position of law. And what is the settled position of law? That any attempt to modify an award while adjudicating section 34 and 37 petition is not permissible under Arbitration Act 1996.
मॉडिफाई एन अवार्ड, राइट, मॉडिफाई एन अवार्ड, चेंजिंग द अवार्ड, बदल देना। अब अवार्ड क्या हो सकता है? मान लो आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रल अवार्ड में कहा हो, आर्बिट्रल अवार्ड, दो लोगों के बीच में, पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में आर्बिट्रेशन हो रहा है, ठीक है। आर्बिट्रेटर ने, जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है, इसने ऑर्डर कर दिया ए बी को 10 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन की तरह देगा। अब बी को 10 लाख रुपए चाहिए और ए को प्रोवाइड करने। ए अग्रीव्ड हो गया, ए चला गया सेक्शन 34 के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या कहने के लिए कि इस आर्बिट्रेशन के, इस आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर दीजिए, सेट असाइड कर दीजिए। तो सेक्शन 34 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर है। देर आर सर्टेन ग्राउंड्स विच आर अगेन मैंशनड इन सेक्शन 34, ग्राउंड्स एंड मैंशनड इन सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। इन ग्राउंड्स के आधार पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मामले को एक्सेप्ट करेगा और अपना जजमेंट देगा। लेकिन सेट असाइड करने का मतलब ये है कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड सेट असाइड हो जाता है तो ए को बी को 10 लाख रुपए नहीं देने रहेंगे। ये पावर है सेक्शन 34 के अंदर। कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो 10 लाख के अमाउंट को बढ़ा के 15 लाख कर दे, या 10 लाख के अमाउंट को 12 लाख कर दे, या 10 लाख के अमाउंट को 6 लाख 5 लाख कर दे। तो जब अमाउंट चेंज कर रहा है तो उसको कहेंगे मॉडिफाई एन अवार्ड, मॉडिफाइंग एन अवार्ड, जो वो नहीं कर सकता है। वो क्या कर सकता है? सेट असाइड कर सकता है अवार्ड को सेक्शन 34 के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जब सेक्शन 37 में बात आती है, ठीक है, जब सेक्शन 37 में आते हैं, तो सेक्शन 37 वो सेक्शन है जिसमें कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि सेक्शन 34 के अंदर दिए गए ऑर्डर को हाई कोर्ट कैसे चेंज कर सकता है। तो अपीलेट पावर है कि किस ग्राउंड पे आर्बिट्रल अवार्ड को की अपील फाइल करी जाएगी। सेक्शन 34 इज़ नॉट अपीलेट पावर। सेक्शन 34 को के अंडर आप कोर्ट के सामने जाते हो ये कहने के लिए कि जो आदेश आया है आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रेटर का, उसको हटा दीजिए, तो सही नहीं है, वो लागू नहीं होना चाहिए। तो सेटिंग असाइड का है सेक्शन 34 के अंदर। और सेक्शन 37 के अंदर क्या है? आर्बिट्रल अवार्ड को की रेमेडी करने के लिए उसके अगेंस्ट अपील फाइल करते हो, ठीक है। ऐसे समझना है अपने को ये पूरा मामला। तो डिवीजन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, while deciding a civil appeal filed by the appellant against the judgment and order passed by the High Court of Karnataka under Section 37 subsection 1 of Arbitration and Conciliation Act, framed a question of law. And what was the question of law? Because Supreme Court ने जो judgment दिया वो इसी question of law पे दिया। तो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने एक सर्टिफिकेट बनाया सिविल अपील में, और उसमें लिखा कि वेदर द हाई कोर्ट वाज जस्टिफाइड इन कंफर्मिंग द ऑर्डर डेटेड 22 अप्रैल 2010 अंडर सेक्शन 34 passed by the senior civil judge, whereby the award passed by the learned arbitrator was modified and the amount awarded was reduced। क्या हाई हाई कोर्ट ने ये क्वेश्चन लिखा किसको? सुप्रीम कोर्ट को, कि प्लीज़ अपना लेंस लगा के हमें बताइए क्या ट्रायल कोर्ट ने ये काम जो किया था, सिविल जज की कोर्ट ने जो ये काम किया है, अमाउंट को कम कर दिया है, क्या वो सेक्शन 34 के अंदर कर सकता है? ठीक है। फैक्चुअल बैकग्राउंड वही है कि एस वी समुद्रम नाम का व्यक्ति है, उसने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 1990 में, और बोला कि जंगल के जो ऑफिसर इंचार्ज होता है उसका हम एक 14.86 लाख में आपको ऑफिस बना के देंगे। तो एस वी समुद्रम ठेकेदार रहा होगा, उसने कर्नाटका गवर्नमेंट से पैसे लिए, ठीक है। और टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड क्या था कि जो पूरा प्लॉट का कंस्ट्रक्शन है वो 6 मई 1992 तक हो जाना है, और 8 मार्च 1990 तक, यानी 2 साल पहले, वो ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करके पूरा जगह आपको हैंड ओवर कर देंगे। कंस्ट्रक्शन जो फाइनल होगा वो 1992 का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है, टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाया। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक तरीके से डिलेड उसके लिए क्या मांग लिया? ठेकेदार से पैसे मांग लिए। ठेकेदार ने अब ये कह दिया कि आप लोग समय पे मुझको पेमेंट नहीं कर रहे थे, तो मैं माल नहीं मंगा पा रहा था, मटेरियल नहीं मंगा पा रहा था, लेबर को नहीं दे पा रहा था, तो काम डिले हुआ, वाद विवाद हुआ, इनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। तो दोनों लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन था कि अगर हमारे बीच में किसी भी तरह का
डिलीवरी ऑफ मटेरियल या पेमेंट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट आता है तो हम लोग आर्बिट्रेशन करवाएंगे, उस मैटर का आर्बिट्रेशन करवाएंगे। ठीक है। तो इनके बीच में जो आर्बिट्रेशन हुआ, तो जो ठेकेदार है उसने अपने क्लेम्स को सेटल करने के लिए कुछ अराउंड 9 क्लेम्स, 9 दावे ठोके किसके अगेंस्ट, सरकार के खिलाफ आर्बिट्रेटर के सामने। ठीक। और उसमें उसने कहा कि मुझे टोटल 18,06,449 रुपये आपसे चाहिए हैं, और 18% के ब्याज पे। ठीक। अब सॉरी, 11 क्लेम्स इसने मांगे थे, 11 क्लेम्स ठोके थे, और 11 क्लेम्स में आर्बिट्रेटर ने 9 क्लेम्स को क्या कर दिया, अवॉर्ड कर दिया। 2 दावों को सही नहीं माना, 9 दावों को सही मानते हुए जितना उसने मांगा था 18 लाख, इन्होंने 14,68,249 रुपये 18% के ब्याज दर पे ऑर्डर दे दिया। किसने, आर्बिट्रेटर ने। कितना क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है वो कहाँ चली गई, सेक्शन 34 के अंदर वो सिविल जज के पास, यानी जिला कोर्ट चली गई सेक्शन 34 के अंदर। अब सेक्शन 34 के अंदर सिविल जज ने क्या कर दिया, सिविल जज ने जो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल था, जो आर्बिट्रेटर था, उसके ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया, उसके अवार्ड को मॉडिफाई कर दिया, और 3,71,564 रुपये कर दिए 9% के ब्याज दर पे। तो जो ठेकेदार है जिसको सरकार से, कर्नाटका सरकार से पैसे चाहिए, वो तो अग्रीव्ड हो गया। और ये काम किसने किया, कर्नाटका उस जिले की जिला कोर्ट ने ये काम किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने काम किया। राइट। और रीजनिंग भी दे दी, प्रॉपर रीज़न भी दिए कोर्ट ने कि क्यों मैंने किया। ठीक। अब जो अब क्लेमेंट है, अपेलेंट है, जिसको पैसे चाहिए थे, यानी ठेकेदार जो है, ये सेक्शन 37 के अंदर पिटीशन फाइल करता है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में। किसके अगेंस्ट, कर्नाटका गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उसके अगेंस्ट क्यों फास्ट फाइल करता है, क्योंकि जिला कोर्ट ने कर्नाटका गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दे दिया था, अमाउंट को कम कर दिया। अब कर्नाटका गवर्नमेंट को 18 लाख नहीं, 14 लाख नहीं, 3 लाख रुपए देने हैं बस। किसको, ठेकेदार को। तो ठेकेदार अब चला गया है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। और उस हाई कोर्ट ने भी आर्बिट्रल अवार्ड का जो मॉडिफिकेशन है उसको क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया। ठीक है। और क्लेमेंट की एप्लीकेशन को क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट ने ठेकेदार की पिटीशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। राइट। अब ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। सिविल अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के सामने, अब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील फाइल कर सकते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बात रखी वो अब हम देखने वाले हैं, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है हमारे क्लार्ट एग्जामिनेशन के लिए। अब ये पैसेजेस में आपको क्या समझना है, सिंपल सी बात है, किसका क्या जुरिस्डिक्शन है, कौन क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, उसमें पावर की लिमिटेशंस है। लॉ में अगर दिया गया है कि कुछ एक सर्टेन ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे आप केस फाइल कर सकते हो, तो आप ये नहीं कह सकते कोर्ट से आके कि यार तुम तो पूरी जस्टिस नहीं दे रहे हो मेरे को, तुम बढ़िया जज नहीं हो, मेरे को तो तुम रेमेडी नहीं दे रहे। कोर्ट बोलेगा देखो बेटा, मेरे पास जो तुम्हारा ये मामले की सुनवाई करने की जो पावर है वो मेरे पास बहुत लिमिटेड होती है। ग्राउंड्स आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट में मेंशन किए गए हैं। ये ग्राउंड्स किसने बनाए हैं, पार्लियामेंट ने बनाए हैं। पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है, उसने ग्राउंड्स दिए हैं तुमको कि किस आधार पे तुम मेरे पास आ सकते हो। अगर तुम्हारे पास वो आधार नहीं है, वो ग्राउंड नहीं है, तो मैं तुमको रेमेडी भी नहीं दे सकता। ठीक है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स जो हैं वो काफ़ी एक्सटेंसिव हैं, लेकिन हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है। तो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी पावर है, स्वीपिंग पावर्स होंगी, लेकिन आर्बिट्रेशन अवार्ड की फाइनलिटी की रिस्पेक्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट। और आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 में जब तक कि ये सिद्ध ना हो जाए कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तब तक सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 के प्रोविजंस में भी इंटरफेयर नहीं करेगा, उसमें चेंजेस करने की कोशिश नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट को फाइनल इंटरप्रेटर और आर्बिटर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर होता है पार्लियामेंट के बनाए गए कानून का भी। अगर किसी भी प्रोविज़न के किसी भी पार्ट की डेफिनीशन में अगर प्रॉब्लम होती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फाइनल से दे देता है, फाइनल डिसीजन दे देता है, और वही डेफिनीशन फिर एक्सेप्ट की जाती है। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के में फॉरेस्ट की क्या परिभाषा है, रिकॉर्डेड है कि प्रोटेक्टेड है। रिकॉर्डेड एरिया यानी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में जो एरिया फॉरेस्ट की तरह है सिर्फ वही आएगा,
या प्रोटेक्टेड एरिया जो कि फॉरेस्ट कवर, जिसके अंदर ट्री कैनोपी कवर ज़्यादा है, उसको भी मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गोदावरम के जजमेंट के 96 को साइड करते हुए कि डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज़ फॉरेस्ट, ना प्रोटेक्टेड ना रिकॉर्डेड। ये क्लियर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो डेफिनेशन दे देता है, स्कोप जो बता देता है, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो फाइनल इंटरप्रेटर और आर्बिटर है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 34 के अंदर आप मॉडिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रल अवॉर्ड कर सकते हो कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। द कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड that the position as to whether an arbitral award can be modified in the proceeding initiated under section 34-37 of the Arbitration Conciliation Act is no longer res integra. Res integra means that this is not within the scope of section 34-37, not as per the law. ठीक है। The court in para 14 has reiterated this judgment of National Highways Authority of India versus M. Hakim and others, in which this court in which the court had categorically stated that no jurisdiction that the court have, section 34 would have no jurisdiction to modify the arbitral award. At best, given the same to be in conflict with the grounds specified under section 34, अगर मान लीजिए सेक्शन 34 के ग्राउंड्स के अगेंस्ट कोई भी चीज़ है तो कोर्ट क्या कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है, मॉडिफाई नहीं कर सकती। द आर्बिट्रेटर्स व्यू जनरली इज कंसिडर्ड टू बी बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज अनलेस इट इज सेट असाइड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक ग्राउंड्स, राइट। द कोर्ट ऑल्सो नोटेड द importance of primacy granted to arbitral tribunal to adjudicate the disputes agreed to be resolved by the parties through arbitration. While placing reliance on the different judgments and this, the court reiterated the need for the court to look at the substance of the findings rather than its form. Reiterated the need for adopting an approach of reading the award in fair and just manner and not in what is termed as unduly literal way. Thus, no interference by way of modifying the award can be made while adjudicating petitions under Section 34. Now, all that we have to understand is that Section 34 के अंदर जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं उसी बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को सेट असाइड करवा सकते हैं। ग्राउंड्स अगर सच्चे हैं, ग्राउंड्स अगर वैलिड हैं, आपके केस में लग रहे हैं, तो आप ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं करवा सकते, सेट असाइड करवा सकते हैं या फाइनलिटी उस पर डिक्लेयर करा सकते हैं। तो सेक्शन 34 के अंदर अगर मान लो तुमने एप्लीकेशन फाइल करी जिला जज के सामने ये कहते हुए कि ये आर्बिट्रल अवार्ड गलत है, इसको हटा दीजिए, आर्बिट्रल और सेक्शन 34 के अंदर जिला जज बैठा हुआ है कह रहा है आर्बिट्रल अवार्ड सही है, तो तुम्हारा पिटीशन को, तुम्हारे एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। तुम्हारे एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, आर्बिट्रल अवार्ड सिविल जज ने बोल दिया सही है। फिर तुम क्या कर सकते हो, इस ऑर्डर के अगेंस्ट सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंदर हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। हाई कोर्ट ने भी अगर मना कर दिया तो क्या हो, इसका इफेक्ट होगा कि आर्बिट्रल अवार्ड सही था। तो आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है बेटा, बाइंडिंग होता है पार्टीज के बीच में, इस तरीके से याद रखिएगा। और उसके बाद कहा कि इस केस में जो भी अवार्ड जो है आर्बिट्रल अवार्ड उसको कम्प्लीटली हटाया जा सकता था अगर ये प्रूव कर देते कि वो आर्बिट्रल अवार्ड पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। कर्नाटका गवर्नमेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने या हाई कोर्ट के सामने दैट जो आर्बिट्रल अवार्ड है, राइट, वो 14 लाख का ना हो के 3 लाख का होना चाहिए बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो ऐसा भी कर्नाटका हाई कोर्ट ने नहीं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रूव नहीं कर पाई और इसलिए जो भी चेंजेस किए गए वो वैलिड नहीं है। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वर्सेस श्री गणेश पेट्रोलियम का मामला रखा है यहाँ पे, जहाँ पे ग्राउंड्स बताए कि किस ग्राउंड पे मानते हैं कि आर्बिट्रल अवार्ड पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है और उसको कम्प्लीटली डिस्कार्ड अवे किया जा सकता है। ठीक है, तो उस ग्राउंड को देखिए, व्हेन एन अवार्ड इज इन वायलेशन ऑफ अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, पार्लियामेंट के बनाए गए किसी भी पॉइंट, किसी भी आर्टिकल, किसी भी सेक्शन के वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ हो, अगेंस्ट हो, वायलेशन में हो, when the arbitrator या arbitral tribunal has failed to adopt judicial approach in deciding the dispute, तौर तरीक़ों से नहीं, जैसे एविडेंस कलेक्ट करने के नियम है, कन्फेशन कराने के, एडमिशन कराने के नियम है, डॉक्यूमेंट सीज कराने के, मंगाने के, समन कराने के नियम है,
दोनों पक्षों को सुन के प्रॉपर डिसीजन देना है, टाइम देना है, ये सब जुडिशियल अप्रोच होती है डिसाइडिंग द डिस्प्यूट की। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अगर ऐसा नहीं किया तो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को असेल अवे यानी सेट असाइड करा सकते हैं। जब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल यही कहता है कि एवरीबडी हैज़ टू बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, right to be heard, audio alteram partum, reasonable opportunity, and all of this natural justice, right? When an award is unreasonable or perverse, अब यहाँ पे अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तुमने मांगा 18 लाख, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का नहीं 18 लाख तो कहा मैं 36 लाख ले लो, तो ये इस तरह का अवार्ड अनरीजनेबल और परवर्स माना जाएगा। When an award is illegal, which would include an award in patent contravention of any substantive law, अवार्ड अपने आप में इलीगल है, उसमें कोई ऐसा काम करना है जो सब्सटैंटिव लॉ ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है या 1996 की एक्ट के अगेंस्ट है, ठीक है। व्हेन एन अवार्ड इज कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, अगेंस्ट जस्टिस, मोरालिटी, इन द सेंस दैट इट शॉक्स द कंसाइंस ऑफ द कोर्ट, तो ये 6 ग्राउंड्स हैं वेयर इनमें से कोई भी एक ग्राउंड अगर आप पा लिया तो बोल देंगे कि आर्बिट्रल अवार्ड पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के खिलाफ है। सो ये चीज़ें पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे ये बोला कि जो इसमें भी किसी तरह का कोई भी वैलिड प्रूफ इन 6 ग्राउंड्स पे कर्नाटका गवर्नमेंट रख नहीं पाई। मॉडिफिकेशन ऑफ अवार्ड अंडर सेक्शन 37 भी बोला कि हाई कोर्ट ने जब इस मॉडिफिकेशन ऑफ द लोअर कोर्ट को अपहोल्ड किया, राइट, अपहोल्ड किया, तो हाई कोर्ट ने भी गलत किया। अब सेक्शन 37 कैन नॉट ट्रैवल बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्शंस लेड डाउन अंडर सेक्शन 34। तो सेक्शन 37 के अंदर हाई कोर्ट के पास भी अवार्ड को मॉडिफाई करने का पावर नहीं है। कोर्ट इंडिपेंडेंट असेसमेंट नहीं कर सकता मेरिट्स ऑफ द अवार्ड का, राइट। कोर्ट को बस ये देखना है कि सेक्शन 34 के अंडर जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उसके बेसिस पे सिविल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है या क्या किया है। अगर उसके बेसिस पे नहीं किया है तो सेक्शन 37 के अंदर हाई कोर्ट भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है, राइट। सो इट इज़ एविडेंट दैट इन केस एन आर्बिट्रल अवार्ड has been confirmed by the court under section 34 and by the court in an appeal under section 34, this court must be extremely cautious and slow to disturb such concurrent findings. Moreover, in Larsen Air Conditioning and Refrigeration Company versus Union of India, it has been stated that the exercise of power under section 34 and 37, any interference with arbitral award is clearly demonstrated by legislative intent. The Arbitration Act had a provision which allowed for the court to interfere, right? But the conclusion says that the appeal of the claimant appellant is valid, and where the learned single judge high court order and civil judge ka order has to be set aside, and the award that was given by the arbitrator 18 फरवरी 2003 को उसको रिस्टोर कर दिया जाए, right? And Supreme Court has directed the state of Karnataka to expeditiously pay the amount to the claimant appellant, because section 37 और 34 की पावर्स के अंदर इन लोगों ने क्या किया है, काम नहीं किया है। क्लियर हो गया आपको फंडा? तो ये चीज़ सिंपल सी चीज़ें हैं। अब ये कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में रखिए, इनको फिल्टर करते रहिए, अपने दिमाग में चलाते रहिए, थोड़ा बहुत गूगल करते रहिए। सेक्शन 34 और 37 को ऐसे ही गूगल करके एक बार रीड मारिए, देखिए क्या कह रहा है। आपसे जो क्लैट में जो सवाल आते हैं वो डेट एंड टाइम पे आएंगे, लीगल में डेट, लॉ की एप्लीकेबिलिटी पे आएंगे कि लॉ कब से एप्लीकेबल माना जाता है, जुरिस्डिक्शन के एरियाज़ पे आते हैं कि किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है किसका नहीं है, कौन केस ले जा सकता है, तो कॉज ऑफ एक्शन किसके पास है, लोकस स्टैंडा है किसके पास है। फिर कोई सिचुएशन दे देगा आपको, उसमें बोलेगा 3 लॉज हैं, इनमें से कौन सा लॉ लगेगा, या 3 लॉ के अंदर 3 तरह की सिचुएशंस हैं, उसके अंदर अलग अलग रेमेडीज़ मिल सकती हैं। तो केस अगर फाइल नहीं कर रहे हैं कोर्ट तो क्या रेमेडी है, केस फाइल कर लिया गलत तरीके से जजमेंट दे दिया तो क्या रेमेडी है, और केस फाइल करने के बाद जजमेंट आपके अगेंस्ट देने के बाद अब आप उसको अपील कैसे कर सकते हैं। तो क्लैट में जो भी पैसेजेस आते हैं वो इन सभी एरियाज़ पे, लीगल एरियाज़ पे हॉवर अराउंड करते हैं। तो उसी लिए सेक्शन 34 और सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन अवार्ड और आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर क्या स्कोप है, क्या पावर है, ये आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। और क्लैट कंसोर्शियम अभी तक इस पे पैसेजेस नहीं दिया है तो दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जनवरी का 5 जनवरी 2024 का ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।